राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। तो हम इस समय एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रखे हैं। तो एनसीईआरटी की सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, आप पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। आइएगा, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के ही डाले, कहीं मैंने बाहर से नहीं लिया, कोई भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया, सब एनसीईआरटी से। अभी एनसीईआरटी में तो अगर हम देखें ना तो बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत बनेंगे, कहीं से बाहर से ही नहीं आता, सब सिर्फ एनसीईआरटी से ही अगर हम पढ़ें ना तो एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। कोई मतलब बाहर की मार्केट की बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ते हैं तो। और सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे 9th 10th और 11 12 सभी एनसीईआरटी से। अभी मैं एक क्लास का लेके चल रही हूँ और एक क्लास का ही पहले करवाती चलूँगी, फिर उसके बाद मैं सारे मतलब जैसे अभी मैंने 11 की मेरी चल रही है सीरीज़, तो अभी 11 की मैं चला रखी हूँ, फिर उसके बाद 12 की लेंगे। अगर आप बोलेंगे 9 10 का तो 9 10 का करवा, मुझे लगता है 9 10 का तो आपने कर ही लिया, अगर नहीं कर लिया है तो वो भी मैं बनाऊँगी, उसकी भी सीरीज़ बनाऊँगी और सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं, एक क्वेश्चन आपको करवाऊँगी मैं। तो चलिए, मेरी सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ना इससे हमें भी थोड़ा पता चलता कि हाँ मेरी क्लास पसंद आ रही है, क्योंकि मैं उसी अनुसार क्लास भी अच्छे से और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी और अच्छा बनाऊंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, समय व्यवस्था की प्रक्रिया के चरण है। समय व्यवस्था की प्रक्रिया के चरण है, ये एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन है, मैंने कोई भी एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है। तो समय व्यवस्था की प्रक्रिया के चरण है, समय व्यवस्था की प्रक्रिया के चरण है। कितने चरण हैं? समय योजना बनाना, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना या उपर्युक्त सभी। तो समय व्यवस्था के कितने चरण हैं? समय व्यवस्था के लिए देखो, समय व्यवस्था के लिए हमें समय योजना भी बनानी पड़ती है, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण भी करना पड़ता है और सबसे लास्ट में मूल्यांकन भी करना पड़ता है। तो इसमें क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त आंसर होगा सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य सरलीकरण से बचत होती है। कार्य सरलीकरण से बचत होती है, किस चीज की बचत होती है? समय की बचत होती है कि शक्ति की बचत होती है? ए एंड बी दोनों की बचत होती है या भोजन की बचत होती है? तो बताइए, कार्य सरलीकरण से किस चीज की बचत होती है? अगर हम कार्य को सरल तरीके से कम समय में करते हैं तो हमारा समय भी बचता है ना, और शक्ति भी बचती है, मतलब ऊर्जा भी कम खर्च होती है। तो भोजन का तो देखो है नहीं इसमें, भोजन तो खाने संबंधित है ना, पोषण से, तो इसमें होगा ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय प्रबंधन की स्थितियां हैं, समय प्रबंधन की स्थितियां हैं। समय प्रबंधन की स्थितियां कितनी बताइए? चरम भार की अवधि, कार्य चक्र, कार्य सरलीकरण या उपयुक्त सभी। समय प्रबंधन की स्थितियां हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे इन्होंने घुमा के पूछा है कि मतलब समय प्रबंधन की स्थितियां का मतलब है कि समय जो कार्य करने में जो समय लगता है, जो प्रबंधन हम करते हैं कार्य के दौरान, इसके पहले मैंने बताया है ना कि सारे समय लगते हैं। जैसे चरम भार अवधि, मतलब कि कार्य करने में चरम सीमा तक, एकदम लास्ट समय तक हम समझ पाते हैं या किसी चीज को करते करते कि हाँ ये मेरी, मतलब जैसे सुबह का क्या कहते हैं, पीक पॉइंट होता है ना काम करने में। और कार्य के दौरान कितना समय खर्च हुआ और कितना चक्र में वो कार्य पूरा हुआ, है ना। कार्य सरलीकरण तो है ही है कार्य समय प्रबंधन में। तो ये क्या होगा? सारे होंगे। उपर्युक्त सभी होगा। देखो सभी ये समय से ही संबंधित है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी होगा। चरम भार की अवधि, ये भी देखो अवधि क्या है, समय से ही तो पूछा गया है कि कितना समय लगेगा, चरम सीमा तक कितना समय हो जाता है काम करने करते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं, घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं। घर में की जाने वाली कौन कौन सी गतिविधियां हैं? बैठना, पढ़ना, खाना पकाना, उपर्युक्त सभी। अरे इतना तो सभी को पता है कि घर में रहेगा इंसान तो बैठेगा, लेटेगा, सोएगा, आराम भी करेगा, है ना, टीवी भी देखेगा, मनोरंजन भी करेगा। तो घर में बैठने वाले देखो पढ़ते भी हैं, है ना, लोग जो स्कूल नहीं जा पाते, घर में आप लोग जैसे तैयारियां कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो घर से ही तो कर रहे हैं। खाना पकाना तो ये तो मेन काम हो गया, तो क्या होगा? उपर्युक्त सभी। इसमें ऑप्शन में आएगा उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। समय व्यवस्था का अर्थ है कम से कम समय खर्च करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना। यह परिभाषा किसकी है? चलिए बताइए परिभाषा किसकी है? समय व्यवस्था का अर्थ है कम से कम समय खर्च करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना। यह परिभाषा किसकी है? मतलब कि इसमें परिभाषा पूछा, समय प्रबंधन की परिभाषा है कि गृह प्रबंधन की परिभाषा है, ऊर्जा प्रबंधन की परिभाषा है, या इनमें से कोई नहीं। देखो जो तो इसमें बिल्कुल ही नहीं है सब्जेक्ट से संबंधित, उसको तो बिल्कुल काट ही दो। देखो इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं, है ना। ऊर्जा प्रबंधन कोई है ही नहीं, कोई ऐसी परिभाषा बनी नहीं है ऊर्जा प्रबंधन की परिभाषा। गृह प्रबंधन और समय प्रबंधन, इनमें से दो में से एक बताना है। तो इसमें पूछा क्या है? पूछा है समय व्यवस्था का अर्थ। देखो समय व्यवस्था का अर्थ कम से कम समय खर्च करके और अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना। अभी इसके पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? यही तो था कि कम समय में ज्यादा काम हो जाए और जल्दी काम हो जाए, हमारी ऊर्जा भी कम खर्च हो और काम भी जल्दी हो जाए, है ना, यही तो था। तो ये किससे है? समय से संबंधित है, क्योंकि ये देखिए समय व्यवस्था का समय से संबंधित है ना, तो ये समय प्रबंधन से हो गया, क्योंकि कम समय में हमारा कम ऊर्जा खर्च करके और अधिक से अधिक कार्य हो जाए, तो यह क्या है? समय प्रबंधन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्य सरलीकरण का संबंध है, कार्य सरलीकरण का संबंध किससे है?
कार्य सरलीकरण का संबंध है गृह व्यवस्था से है, धन व्यवस्थापन से है, ऊर्जा व्यवस्थापन से है या स्थान व्यवस्थापन से है। कार्य सरलीकरण का संबंध है किससे है? कार्य सरलीकरण का। देखो स्थान व्यवस्थापन से तो ये तो होगा नहीं, स्थान व्यवस्थापन तो मैंने भी पढ़ा नहीं कि स्थान व्यवस्थापन भी होता। ऊर्जा व्यवस्थापन या धन व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन भी नहीं आएगा, ये तो उसमें आता है बजट और उसमें आ जाता है ना, व्यवस्थापन नहीं होता। तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा? गृह व्यवस्था से, क्योंकि एक मिनट, गृह व्यवस्थापन से होगा। कार्य सरलीकरण का संबंध गृह व्यवस्थापन से है, गृह प्रबंधन से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण के स्तर हैं। कार्य सरलीकरण के कितने स्तर हैं? चलिए बताइए, कार्य सरलीकरण के स्तर हैं। कार्य सरलीकरण के कितने स्तर हैं? हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करना, कार्य के, देखो इसमें क्या लिखा है, कार्य के क्रम में सुधार लाकर, यहाँ पे गलत थोड़ा हो गया, कार्य के क्रम, बस इतना होगा, कार्य के क्रम में सुधार लाकर, कार्य में कुशलता विकसित करके या उपयुक्त सभी। कार्य सरलीकरण के स्तर हैं। कार्य सरलीकरण के स्तर कौन कौन से हैं? हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करके, कार्य के क्रम में सुधार लाकर या कार्य में कुशलता विकसित करके। देखो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करके भी कार्य को सरल तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे कोई काम है, पहले क्या है कि पहले पोछा जो लोग लगाते थे, तो पोछा बैठ के लगाते थे, तो दिक्कत ही तो होती थी। पहले के लोग पोछा बैठ के लगाते थे, खिसकते पूरी कितनी दिक्कत होती है। जिसको भाई कमर की शिकायत है या जिसका फैट ज्यादा है, पेट ज्यादा निकला हुआ है, तो उसे बैठ के पोछा लगाने में दिक्कत ही तो होगी। तो अब क्या आ गया, आप मुंह अच्छे खड़े होके आ गए, आप अच्छे वाले मुंह पा गए, खड़े खड़े अपना अपना पोछा लगा लो। तो देखो इससे भी परिवर्तन होता है, इससे भी कार्य जल्दी होता है हमारा, है ना। कार्य के क्रम में सुधार लाकर, अगर कार्य हम पहले चलो झाड़ू पोछा लगा लें, उसके बाद हम बिस्तर को झाड़ें, उसके बाद फिर क्या कहते हैं किचन साफ करें, मतलब कि क्रम सही तरीके से काम ना करें, उल्टा सीधा पहले झाड़ू पोछा करके नहा धो ले, फिर उसके बाद बिस्तर चले झाड़ने, बिस्तर सही करें, फिर किचन साफ करें, तो क्या है, क्रम सही नहीं है तो कार्य जल्दी नहीं होगा ना, और समय भी ज्यादा लगेगा और काम भी नहीं समझ में आएगा। तो कार्य के क्रम को भी सुधार के हम जल्दी काम कर सकते हैं, कार्य को सरल तरीके से, कार्य सरलीकरण मतलब कार्य को सरल तरीके से कर सकते हैं ना। कार्य में कुशलता विकसित कर, जो कार्य हम रोज कर रहे हैं उसको हम अगर सही क्रम में करेंगे तो हमारे कार्य में क्या होगा, कुशलता ही तो आएगी। कार्य में अगर कुशलता आएगी तो काम जल्दी होगा, समय की हमारी बचत होगी। तो इसमें क्या होगा, उपरयुक्त सभी होगा, उपरयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कितने वर्ष पूर्व वस्त्र बनाने की कला में परिचित था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, 2000 वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व या 10,000 वर्ष पूर्व या 5,000 वर्ष पूर्व? चलिए बताइए, 2000 वर्ष पूर्व होगा या 20,000 वर्ष पूर्व होगा या 10,000 वर्ष पूर्व होगा या 5,000 वर्ष पूर्व होगा? तो कितने वर्ष पूर्व वस्त्र बनाने की कला परिचित हो गई थी? कितने वर्ष पूर्व? 20,000 वर्ष। आंसर में क्या होगा? 20,000 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कसीदाकारी की परंपरा कितने वर्ष पुरानी है? भारत में कसीदाकारी की परंपरा कितने वर्ष पुरानी है? कितने वर्ष पुरानी है? 5,000 वर्ष पूर्व या 3,000 वर्ष पूर्व या 2,000 वर्ष पूर्व या 1,000 वर्ष पूर्व? तो भारत में कसीदाकारी, जो कढ़ाइयाँ, तो कसीदा का मतलब क्या है, कढ़ाई वर्क से है, ये परंपरा कितने वर्ष पूर्व थी? ये आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छे से दिया गया है। जिस इतिहास नहीं होता, जिस सबसे पहले इतिहास होता है, इतिहास में दिया गया है। तो ये क्या है, भारत में कसीदाकारी 5,000 वर्ष पूर्व। कब से है? 5,000 वर्ष पूर्व। कपास का घर किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा। कपास का घर किसे कहा जाता है? नेपाल को, श्रीलंका को, भारत को, या इनमें से कोई नहीं? सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की है, कोई भी कहीं से भी लेके देख लेना, ये बाहर के कोई क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, एक एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से उठाया। सबसे पहले भारत में ही कपास की खेती हुई है, शुरू हुई है। चलिए, मलमल का उद्भव स्थल है, मलमल का उद्भव स्थल है, मलमल का उद्भव स्थल कौन है? ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ढाका, बीजिंग, टोक्यो, काठमांडू। काठमांडू है नहीं, टोक्यो है नहीं, बीजिंग है नहीं, तो क्या है? ढाका है। ढाका का मलमल, ढाका का मलमल बहुत प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्भव का मतलब समझ रहे हो? उद्भव स्थल मतलब कि जन्म स्थान, उद्भव का मतलब है कि जन्म स्थान, तो ढाका का मलमल। निम्न में से कौन सा मलमल का काव्यात्मक नाम है? चलिए बताइए, बहते हवा, ये क्या होगा? बत हवा लिखा है, बहते, बहते हवा, बहते हवा। आबे ख्वाब, किम ख्वाब, किम ख्वाब, ठीक है, ये होगा किम ख्वाब। इसमें लिखते नहीं बनता यार, आएगा उपरयुक्त सभी, ठीक है। ये सभी नाम यूज किए जाते हैं, बहते हवा का, आबे ख्वाब, किम ख्वाब, सबनम, ओस की बूंदे जो होती है ना, ये सारे नाम यूज होते हैं मलमल में। रेशम का मूल स्थान है, रेशम का मूल स्थान है चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो सबको पता है कि रेशम के सबसे पहले कहाँ से उत्पादन हुआ है? चीन से। तो चीन क्या है? चीन क्या है? रेशम का जन्मदाता देश है, ठीक है। चलिए, भारत देश में रेशम वस्त्र कहाँ कहाँ निर्मित होता है? भारत देश में रेशम वस्त्र कहाँ कहाँ निर्मित होता है? वाराणसी में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, उपरयुक्त सभी। देखिए, भारत में जो रेशम उत्पादित किया जाता है सभी जगह, वाराणसी में भी होता है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, हर जगह होता है, ठीक है।
उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकेट बुनाई के केंद्र हैं। ब्रोकेट बुनाई का केंद्र है, ब्रोकेट बुनाई का केंद्र है ब्रोकेट सूरत, अहमदाबाद, आगरा, इनमें से सभी। ब्रोकेट बुनाई सोने चांदी के जो वर्क किए जाते हैं, सोने चांदी के तारों के वर्क किए जाते हैं, उन्हें ब्रोकेट बुनाई कहते हैं। जो चमकीले एक कहते हैं ना जरी की कढ़ाई ऐसे करके, तो ब्रोकेट बुनाई वो होती है। तो क्या होती है, सूरत में भी होती है, अहमदाबाद में भी होता है और आगरा में भी इसका केंद्र है। तो चलिए इनमें से क्या होगा, सभी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊनी सालों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। ऊनी सालों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है कश्मीर, वाराणसी, नैनीताल, शिमला। तो ऊनी साल कहाँ के प्रसिद्ध है, ये तो आपको पता है ऊनी साल कहाँ के प्रसिद्ध है। ऊनी साल कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीर, कश्मीर का साल है ना प्रसिद्ध है, कश्मीर का साल ऊनी साल बहुत ही। देखो मैं इसके बारे में और कुछ बता देती हूँ। कश्मीर, गुजरात में चंबा, रुमाल, बखिया, कहाँ है चिकनकारी, कश्मीर की कसीदाकारी कढ़ाई के लिए। हाँ, कश्मीर, कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध साल क्या है, कश्मीर के क्या, पश्मीना साल। पश्मीना साल उनकी सबसे ये प्रसिद्ध है ना, पश्मीना साड़ी, पश्मीना साल जो है नमदा। आज भी देश विदेशों में इनकी बिक्री अच्छी तरह से होती है। तो कसीदा साधारण टाके या हेरिंग बोन चेन, उल्टी बखिया, साटिन फंदे के द्वारा ये टाके जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कसीदाकारी करी जाती है मतलब ये पश्मीना साल में। तो ये है 19 सालों के मतलब। चलिए इसका बता दिया आंसर, कश्मीर है प्रसिद्ध सालों के लिए। कलाई में बांधा जाने वाला धागा सफेद, पीला, लाल रंग का होता है। तो कैसे इसका कलर किया जाता है, टाई एंड डाई द्वारा, स्प्रे द्वारा, कसीदाकारी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, कलर तो टाई एंड डाई द्वारा ही होता है, स्प्रे द्वारा तो कलर होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटोला हस्तशिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है। ये भी मैंने कल के क्वेश्चन में करवाया था। पटोला हस्तशिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, पटोला हस्तशिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो पटोला कहाँ के से संबंधित है, गुजरात से। कहाँ से है, गुजरात से, पटोला साड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट, कसूती हस्तशिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, कसूती, हाँ ये तो मैंने कल करवाया था। कसूती हस्तशिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, गुजरात से, कर्नाटक से, बंगाल से, या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो देखो चिकनकारी है ना, उत्तर प्रदेश की कढ़ाई है जो प्रसिद्ध है वो चिकनकारी है, चिकन करी, चिकन करी। और बंगाल कांथा, कांथा है ना, कांथा, इसमें लिखता नहीं बनता यार। कर्नाटक कसूती, कसूती कढ़ाई, कसूती कर्नाटक की है ना। और गुजरात का पटोला, बांधनी, ये गुजरात की हो गई ना। पटोला लिख देती हूँ, पटोला अभी इसके पहले मैंने बताया है, पटोला और बांधनी जिसको जीआरडी टैग मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आंसर नहीं बताया, सॉरी, आंसर बता देती हूँ। इसमें होगा आंसर कर्नाटक, आंसर क्या होगा, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांथा, यहाँ पे क्या होगा, बिंदी होगा, यहाँ पे कांथा, कांथा आधा ना होगा, कांथा ऐसे लिखा जाएगा, कांथा। कांथा किस प्रदेश की हस्तकला है, किस प्रदेश की कला है, पश्चिम बंगाल की है, गुजरात की है, उत्तर प्रदेश की है, या इनमें से कोई नहीं। कांथा कहाँ की कढ़ाई है, कहाँ की हस्तशिल्प कला है जो बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है कांथा। कांथा कहाँ के है, बंगाल, बंगाल की कांथा। बंगाल का कांथा कैसे होता है जानते, पुराने कपड़ों से ये बनाया जाता है। पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ के, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश में कि गुदड़ी या कथरी बोलते हैं, जो धागों को मतलब सिल देते हैं। और बिछौना, एक तरह से बिछौना होता है, ये बिछौना है। अब वहाँ के मतलब डिजाइनदार जो सुई से, हमारे यहाँ ऐसे ही सिल देते हैं सीधा सीधा, तो वो सुई के जो धागे होते हैं उसको डिजाइन, एक फूल या पत्ती या कोई डिजाइन उसमें बनाया जाता है। उसी सुई के धागों से जो भी सिला जाता है, वो सिलाई जो वर्क होती है वो एक डिजाइन नुमा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो एक स्पेशल अलग ही दिखता है वो। तो इसलिए बंगाल का क्या है, बंगाल के बहुत प्रसिद्ध है कांथा कढ़ाई। ये बिछौना है, जैसे बिस्तर की तरह यूज करते हैं, बिछाते हैं। गुजरात के तो बता ही दिया, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, गुजरात के पटोला और बांधनी साड़ी। चलिए नेक्स्ट, चिकनकारी का केंद्र है, चिकनकारी का केंद्र कौन सा है, कर्नाटक, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई। चिकनकारी का केंद्र कौन है, लखनऊ, लखनऊ की चिकनकारी। इसमें कैसे फूल पत्तियां और कैसे कढ़ाई होती है, कोई बता सकता है कैसे कढ़ाई होती है, साटिन कढ़ाई होती है। और इसमें फूल पत्तियां जो चावल की तरह दाने होते हैं वो उस तरह से बनाए जाते हैं, पत्तियां बनाई जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। चंबा रुमाल का निर्माण कहाँ होता है, चंबा रुमाल का निर्माण कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में। ये मैंने करवाया था, आई थिंक परसों के क्वेश्चन में था, चंबा रुमाल के बारे में मैंने बताया था। चंबा रुमाल कहाँ निर्माण होता है, चंबा रुमाल कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जिस जो रेशमी और सूती कपड़ों पर ये कढ़ाई की जाती है चंबा रुमाल में। और ये ऐसे मतलब ऐसे करके रहता है कुछ ऐसे, जैसे ये रुमाल है तो रुमाल के ऐसे चारों तरफ जो बॉर्डर होता है, इसमें बढ़िया, इसमें बीच में फूल होता है, इसमें फूल होता है, और इन बॉर्डरों में बढ़िया ऐसे डिजाइन करके फूल पत्ती या कुछ भी करके ऐसे रेशमी धागों से ऐसे ऐसे काढ़ा जाता है, बहुत अच्छा लगता है चंबा रुमाल। तो चलिए, कर्नाटक कसूती, उत्तर प्रदेश का कश्मीर के साल पश्मीना साल प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, कर्नाटक के कसूती कढ़ाई। बाल विकास से ये क्वेश्चन लिया गया। आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना
निम्न में से वृद्धि का अर्थ है आंतरिक अंगों का बढ़ना, आंतरिक आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना, केवल बाहरी अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ना। देखो केवल जहां पे आ जाए तो उसको तो काट ही दो, केवल शब्द तो बिल्कुल निगेटिव होता है। केवल केवल क्या दर्शाता है? सिर्फ एक चीज को लेके दर्शाता, तो केवल बाहरी अंगों बिल्कुल काट दो, केवल आंतरिक अंग बिल्कुल काट दो, ये तो होगा नहीं। और अब इसमें से दो में से चूज करना आपको, शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ना, आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना, ये होगा। तो वृद्धि का मतलब क्या है? देखो शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ना तो हो गया, विकास में आता है, मानसिक क्या है? विकास में आता है, लेकिन शारीरिक तो आता है वृद्धि में। लेकिन इसमें ऑप्शन में एनसीईआरटी में क्या दिया गया? आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना। मतलब इसमें वृद्धि से मतलब है, वृद्धि जो अंग है हमारे, वो अंग के बढ़ने से है, आंतरिक अंग और बाहरी अंग बढ़ेंगे। वृद्धि जो विकास होता है, विकास चारों तरफ होता है, चारों मतलब उसमें डेवलप होता है, उसमें मानसिक शारीरिक सभी चीजों का विकास होता है, सभी पक्षों का होता है विकास। विकास क्या है? गुणात्मक होता है ना। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक होता है, मात्रा में होता है, हम उसे मेजर कर सकते हैं, वृद्धि को हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन विकास को हम नहीं नाप सकते हैं, है ना। वृद्धि को तो हम देख सकते हैं कि ये कितने इंच बढ़ गया और ये कितने इंच छोटा है ना, लेकिन हम विकास को नहीं नाप सकते हैं। विकास मात्रात्मक होता है, माने सॉरी, विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक होता है। तो चलिए इसमें ऑप्शन क्या है? आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन विकास में होने वाला परिवर्तन है? चलिए आ ही गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन विकास में होने वाला परिवर्तन है? रचनात्मक एवं विनाशात्मक। विनाशात्मक तो होता नहीं कोई है, लेकिन इसमें बंदा नहीं। विकासात्मक, विकासात्मक ये होगा। रचनात्मक एवं विकासात्मक, विनाशात्मक नहीं होता है, ये नहीं होता है। रचनात्मक, विनाशात्मक, शारीरिक। विकास में होने वाला परिवर्तन है, इसमें ध्यान देना, विकास में होने वाला परिवर्तन। मात्रा इसमें वृद्धि नहीं पूछी गई, विकास में जो परिवर्तन होता है हमारे बॉडी में, शरीर में, बालक में या किशोरों में, तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? रचनात्मक होते हैं या विनाशात्मक होता है, शारीरिक होता है, या रचनात्मक विकासात्मक दोनों होता है। तो विकास में क्या, मैंने इसके पहले समझा ही दिया कि इसमें रचनात्मक एवं विकासात्मक दोनों होता है। रचनात्मक सिर्फ एक चीज से हो गया, विनाशात्मक कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। शारीरिक देखो इसमें सभी समाह हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक सभी इसमें विकास में सभी आ जाते हैं विकास के अंतर्गत। तो रचनात्मक में आ जाता जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, जो भी होता है, जो है ना, वो सारी चीजें आ जाती है। तो इसमें क्या होगा? दोनों होगा, रचनात्मक एवं विकासात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप है, विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन करना, नए गुणों की प्राप्ति, आकार व अनुपात में परिवर्तन, या उपर्युक्त सभी। विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप है, विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप है, क्या पूछा है? मुख्य रूप है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, आकार व अनुपात में परिवर्तन। तो मैंने क्या बताया? विकास की प्रक्रिया में सभी आ जाते हैं। विकास क्या है? विकास गुणात्मक है। विकास में पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, हम जैसे पहले बचपन में होते हैं वैसे ही हमेशा नहीं दिखते। जब हमारा विकास बढ़ता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी रूपरेखा क्या होता है? परिवर्तन होता है ना, थोड़ा सा चेहरा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कुछ। जैसे बहुत लोगों को हम बहुत पहले देखते हैं, बचपन में बिल्कुल देखते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, देखते हैं अचानक से पहचान ही नहीं पता रही, अब ऐसे हो गए, तो क्या रूपरेखा में परिवर्तन हुआ ना, तभी तो। नए गुणों की प्राप्ति, जो पुराने गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं, नए गुणों की प्राप्ति होती है। बड़े होते होते बच्चे बहुत चीजें हैं, डेवलप हो जाता है, जानने लगता है, उसके कुछ नए नए शब्दों का यूज करता है, नए नए वो मतलब एक एक्टिविटी करता है जो पहले नहीं कर पाता, वो बाद में देखो उसको आ जाता है। नए गुणों की प्राप्ति होती है, नई नई चीज, पेंटिंग बनाना, कोई नृत्य करना, कोई सिंगिंग करना, नई 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 चीजें सीख लेता है, नए गुणों की भी प्राप्ति होती है, विकास होता है, तो है ना। आकार व अनुपात में परिवर्तन, आकार और अनुपात तो वही बात है कि अनुपात बढ़ेगा बच्चा तो बड़ा होगा, आकार भी बड़ा होगा, उस हिसाब से शरीर का भी डेवलप होगा, तो इसमें शारीरिक मानसिक सभी आ जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरलॉक के अनुसार सहसा अवस्था है, देखिए ये भी पूछ लिया जाता है हरलॉक अगर हरलॉक के अनुसार पूछा है तो दूसरा ऑप्शन आएगा। अगर हरलॉक नहीं है, अगर हरलॉक नहीं है ऑप्शन में, सिर्फ ऐसा पूछ लिया कि सहसा अवस्था है, सहसा अवस्था की अवधि है, सहसा अवस्था की अवधि कौन सी मानी गई? तो एनसीईआरटी मैंने बता दिया, जन्म से 2 वर्ष, है ना, एनसीईआरटी में। लेकिन हरलॉक के अनुसार क्या होगा? अब इसमें पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया? हरलॉक के अनुसार सहसा अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, गर्भाधान से 2 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें आंसर? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? जन्म से 2 सप्ताह तक। हरलॉक ने क्या किया है कि हरलॉक ने माना है कि जन्म से 2 सप्ताह तक बच्चा सहसा अवस्था है, शिशु है, फिर उसके बाद फिर उसका बालपन शुरू हो जाता है, बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। तो हरलॉक के अनुसार, अगर हरलॉक के अनुसार पूछा है तो जन्म से 2 सप्ताह होगा। अगर हरलॉक नहीं लिखा है तो जन्म से 2 वर्ष पे जाएंगे आप ऑप्शन पे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जन्म से 2 वर्ष लिखा है सहसा अवस्था। ये किसकी संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? ये दिया जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे, ये तो सबको पता है, जीन पियाजे ने दिया है। प्रथम प्रथम संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है इसमें पूछा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। देखो प्रथम, मैं पहले आंसर बता देती हूँ। प्रथम अवस्था है इसकी पुरुष संवेदी क्रियात्मक अवस्था। आंसर है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। अब इसमें मैं बता देती हूँ चारों को कि और भी किन किन नामों से बोलते हैं। देखो संवेदी पहली अवस्था है, ठीक है, पहली अवस्था, एक मिनट, ये पहली अवस्था है, और ये दूसरी अवस्था है, और ये तीसरी अवस्था है, ठीक है। इसमें औपचारिक नहीं दिया है, एक होता है औपचारिक, औपचारिक,
औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो इसमें प्रथम अवस्था जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, इसको इंद्रिय जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था को। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था सही से कर लेना। पूर्व बाल्यावस्था और मूर्त संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, इसी को ये दोनों एक ही के नाम है। ये स्थूल भी मूर्त को स्थूल भी कहते हैं, स्थूल को मूर्त भी कहते हैं, और इसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था है, इसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। और जो चौथी है, ये मैंने यहाँ पे लिखा औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो किशोरावस्था के बाद, ये मतलब 11 से 15 वर्ष। और इनका देखो एज क्या है, संवेदीगामक का 0 से 2 वर्ष है, इसका 0 से 2 वर्ष है। अपूर्व का 2 से 7 वर्ष, इसका 2 से 7 वर्ष है। और मूर्त का है 7 से 11, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था है, ये पूर्व बाल्यावस्था है, तो ये कहाँ लिखूं? संवेदीगामक है 0 से 2 वर्ष, पूर्व है 2 से 7 वर्ष, और मूर्त ये दोनों एक ही है, मूर्त 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष, ये अवस्थाएं हैं। और यहाँ पे ये है संवेदी पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, और ये तीसरी अवस्था है दोनों। और चौथी अवस्था औपचारिक है, अमूर्त भी कहते हैं। ठीक है, अमूर्त कह लो या औपचारिक कह लो, या औपचारिक। ठीक है, औपचारिक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है। देखिए, मैंने चारों अवस्थाओं के चारों नाम बता दिए हैं, अब ये आपको आ जाएगा। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें से कोई नहीं, बताइए, इसमें से कोई नहीं। तो स्थूल का मैंने बताया, स्थूल का दूसरा नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक, और उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं इसको, उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। तो आंसर आएगा स्थूल। मूर्त को स्थूल भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी संवेदी क्रियात्मक अवस्था है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसे इंद्रिय जनिक अवस्था भी कहते हैं, तो कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष। अभी मैंने बताया है, जन्म से 2 वर्ष संवेदी क्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? नंबर 1 है 2 चरणों में, नंबर 1 है 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में, या 5 चरणों में। तो कितने चरणों में विभाजित किया है? 4 चरणों में। चलिए, पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष, या 18 वर्ष से 24 वर्ष। पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था है। तो पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था कौन सी है? पूर्व प्रचलनात्मक को ही कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था है? मैंने पहले ही बताया है, पूर्व और उत्तर को। तो ये होगी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। ये प्रचलनात्मक शब्द जो है, ये प्रचलनात्मक शब्द एनसीईआरटी में दिया है, और वैसे जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक बताया है, पूर्व बाल्यावस्था भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे की निम्न में से कौन सी विशेषता है? विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे की निम्न में से कौन सी विशेषता है? संरक्षण बनाए रखना, क्रमांकन, अन्य किसी व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य को समझना, या उपर्युक्त सभी। देखो, इसमें आएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, संरक्षण बनाए रखना मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है जब बच्चे को संरक्षण, हाँ, जैसे हमने ये किसी गिलास में पानी भरा, ठीक है, बच्चा अभी पूर्व बाल्यावस्था में है, लेकिन मतलब वो 5 साल से अंदर है, 5 साल से अभी ऊपर नहीं गया है, तो वो लमसम 3 साल या 4 साल का है। लेकिन जब मैंने गिलास में पानी भर दिया, आधा गिलास मैंने पानी भरा, सेम गिलास में आधा गिलास पानी भरा, दोनों में बराबर भरा, तो दोनों को बच्चा क्या कह रहा है कि हमने उसको दिखा के पूछा कि दोनों में पानी कितना है, तो उसने, क्योंकि सेम गिलास एक ही जैसे हैं और सेम पानी भी उतना है, तो उसने ये बता दिया कि हाँ, पानी दोनों में बराबर है, क्योंकि संरक्षण बनाए रख पा रहा है। अगर हम इसी को चेंज कर देंगे, अगर हम 1 गिलास का पानी सकरे गिलास में डाल देंगे, तो क्या होगा? पानी ऊपर तक भर जाएगा। पानी जब ऊपर तक भर जाएगा, अगर सिचुएशन चेंज कर दिया तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो अभी विद्यालय पूर्व की आयु है, वो अभी विद्यालय नहीं जा रहा, 3 साल का है, और हाँ, चौथे साल तक पूरा होते होते उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि पानी तो बराबर है।
इस अवस्था के कंप्लीट होते होते उसको इतना समझ आ जाता है, संरक्षण बनाने में सक्षम हो जाता है, पता हो जाता है कि हाँ दोनों में पानी बराबर ही है, पानी उसी पानी को इसमें डाल दिया गया, बस ये सकरा गिलास है इसमें इसलिए ज्यादा दिख रहा है। लेकिन जब वो 3 वर्ष का है तो उसको ये समझ नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है सिचुएशन चेंज करने पर। अगर सेम गिलास है तो सेम में बता देगा कि हाँ इतना ही पानी है, लेकिन अगर हमने सिचुएशन चेंज किया तो वो कंफ्यूज हो जाता है, नहीं बता पाता है। तो ये हो गया संरक्षण बनाए रखने में। क्रम का अनुसार क्या हुआ, जैसे हमने क्रम का अनुसार कोई सेब दिया या संतरा दिया, हमने कहा इसे क्रम से लगाओ, छोटे से बड़े की ओर, तो पहले छोटा रखेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको क्रम से लगाना बच्चे को इस आयु के पूरे होते होते क्रम से बच्चा लगा लेता है, पूरा क्रम से करना आ जाता है। लेकिन 2.5-3 साल के बच्चा बस 2-3-4 ही करेगा, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। 3 तक करेगा, चौथे में कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन जब 4 वर्ष की आयु कंप्लीट होती है, 5वां में बच्चा हो जाता है, तो बच्चे को समझ आ जाता है कि सबसे छोटा बड़ा बड़ा फिर उसके बड़ा, फिर वो क्रम में लगाना शुरू कर देता है। किसी अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को समझना, बच्चा किसी अन्य के व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को समझने लगता है इस आयु के पूरे होते होते। जैसे वो एक बच्चा, एक बालक है, अपने पिताजी के साथ लेमन जूस रोज बनाता है, ठीक है, रोज लेमन जूस बनाता है और उसमें सोडे वाला बोतल से पानी डालता है। जब सोडा डालता है बोतल से तो वो झाग देकर पूरा भर जाता है गिलास से। तो पहले तो उसको शुरू में नहीं पता होता कि ये झाग से भर के हो गया गिलास, लेकिन जब वो रोज वही कार्य को कर रहा तो उसके अंदर संरक्षण बन गया, समझ होगी कि हाँ ये तो उतना ही है, लेकिन ये हम सोडे का पानी डाले तो इसलिए ये ऊपर हो गया, तो संरक्षण वो बना पा रहा है। इसके पहले वो नहीं बना पाता, 4 साल 3 साल में नहीं बना। हाँ, लेकिन ये है कि विद्यालय पूर्व आयु में वो 5 साल कंप्लीट होते होते वो संरक्षण बना पा ले रहा। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा आंसर। समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सहसा अवस्था में बच्चों के लिए आवश्यक है, सहसा अवस्था में बच्चों के लिए आवश्यक है प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व या उपरयुक्त सभी। देखो सहसा अवस्था में बच्चे को सभी चीज की आवश्यकता होती है और ये सभी चीजें दूध द्वारा पूरी होती है, माँ के दूध द्वारा, कि बच्चा भी भोजन खाने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार माता को स्तनपान कराना चाहिए। देखिए ये एनसीईआरटी में ही था, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार माता को स्तनपान कराना चाहिए जन्म से 12 माह तक, जन्म से 4 माह तक, जन्म से 6 माह तक, जन्म से 8 माह तक। तो ये सबको पता होगा, जन्म से 6 माह तक, 6 माह तक मिनिमम, 6 माह से कम तो होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम तो जितना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक आहार कहलाता है, पूरक आहार क्या कहलाता है? माँ का दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाला खाद्य पदार्थ, उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त वसा युक्त खाद्य पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें आंसर होगा माँ के दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाला खाद्य पदार्थ, ऑप्शन ये होगा। ये पूरक आहार है। क्यों माँ के दूध को पूरक आहार किया गया? क्योंकि माँ जो भी खाती है वो दूध के जरिए बच्चे को प्राप्त होता है। उच्च कैलोरी वाला तो अभी बच्चा खा नहीं सकता उच्च कैलोरी वाला भी बच्चा खा नहीं सकता, उच्च कैलोरी बच्चे में पचाने की इतनी क्षमता नहीं होती ना। उच्च कैलोरी सामान्य हो तभी ठीक, उच्च कैलोरी मधुमेह की रोग हो जाता है। अतिरिक्त वसा युक्त खाद्य, बहुत ज्यादा वसा भी नहीं बच्चे को खिला सकते क्योंकि उससे भी मोटापा, डायबिटीज हो जाता है। बच्चे में भी आजकल हो रहा है डायबिटीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक घातक संचारी रोग नहीं है, क्या है? नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर। खसरा, टिटनिस, डिप्थीरिया, जुखाम। तो कौन सा नहीं है? जुखाम। जुखाम घातक संचारी रोग नहीं है, बाकी सारे घातक है। देखो डिप्थीरिया को क्या कहते हैं? रोहिणी भी कहते हैं। डिप्थीरिया को रोहिणी नाम से आ जाए तो समझ जाना डिप्थीरिया है, ठीक है, डिप्थीरिया। टिटनिस जो जंग के कारण होता है। खसरा को बता देती हूँ, जो खसरा पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, ठीक है, पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलता है, जो गले और नाक में सूजन आ जाती है, इससे खसरे से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लाल दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व के कमी के कारण होता है? रिकेट्स, डायरिया, एनीमिया या ग्वाइटर। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स हो, डायरिया, एनीमिया या ग्वाइटर। कौन सा होता है? एनीमिया लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स बाकी तो सब जानते हैं, इसमें सरल ही है। बच्चों को पूरक भोजन देना चाहिए, बच्चे को पूरक भोजन देना चाहिए 6 माह के आयु से, 4 माह के आयु से, जन्म के तत्काल से, 12 माह के आयु से। देखो 6 माह के आयु से, हाँ ऑप्शन तो यही है 6 माह के आयु से, हमने बोल ही दिया। 6 माह पूरक आहार कब से देना चाहिए? 6 माह तक मिनिमम बच्चे को माँ का दूध चाहिए, फिर उसके बाद हम पूरक आहार, दाल का पानी, दलिया, सेरेलेक्स, ये सब चीज हम 6 माह के बाद देना शुरू कर देते हैं। 4 माह तक तो कोई सवाल ही नहीं होता, जन्म के तत्काल बाद ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। 12 माह के आयु के बाद ये तो फिर 1 साल के बाद तो देते ही देते हैं, लेकिन ये है कि 6 माह के आयु से प्रारंभ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बच्चों को दिया जाने वाला अल्प आहार नहीं है? क्या पूछा? नहीं, इसमें नहीं में पहले अंडरलाइन करो। निम्न में से कौन सा बच्चों को दिया जाना वाला अल्प आहार नहीं है? उपमा, चुरुट्टू, मुरुक्कू, पिज्जा। देखो उपमा तो देते हैं, नाश्ते में बना के उपमा दिया जाता है ना। अल्प आहार का मतलब है ये नहीं कि, मतलब अल्प आहार का मतलब समझ रहे हो कि जिसमें पोषक तत्व है लेकिन बहुत मात्रा में भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं। अल्प आहार जो हम नाश्ते में या शाम के टाइम बच्चे को दिया जाता है,
मतलब लंच के बाद, तो वो चीज है जो थोड़ा सा दिया जाता है, मतलब बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर नाश्ते में उपमा वगैरह, चुरुक्कू मुरुट्टू आप समझ रहे, चुरुक्कू मुरुट्टू एक लड्डू है, जैसे लड्डू हमारे यहाँ बेसन का लड्डू बनता है ना, तो ये भी किसी अन्य देश का, अन्य प्रदेश का एक व्यंजन है जिसे चुरुक्कू मुरुक्कू बोलते हैं। तो इसमें भी अल्पाहार होता है, इसमें बेसन से बनता है, घी से बनता है, तो थोड़ा इसमें वो तो होता ही है ना। पिज्जा, इसमें क्या होगा, ऑप्शन में पिज्जा होगा। पिज्जा में कुछ भी कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता। ये क्या इसमें किसमें आता है, फास्ट फूड में आता है, तो ये अल्पाहार में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा बच्चों को स्वस्थ आदतों में शामिल नहीं करता? अब ये भी नहीं पे आ गया है, देखिए कौन सा नहीं, कौन सा बच्चों के स्वस्थ आदतों में शामिल नहीं करता? शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, टीवी और मोबाइल फोन पर लगे रहना, भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आहार की मात्रा नियंत्रित करना। तो कौन सा होगा इसमें? एक ही ऑप्शन निगेटिव लग रहा है, टीवी और मोबाइल फोन पर लगे रहना, है ना, यही नहीं होगा, बाकी तो सब पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में मोटापे का मुख्य कारण है, देखिए मैंने अभी कहा था ना कि बच्चों में भी मोटापा होने लगा है, ऐसा नहीं, बच्चे मोटे तो वैसे होते थे, लेकिन उनमें भी छोटे छोटे बच्चों को, मतलब 10 साल 5 साल के बाद, 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को मोटापा जो हो रहा है वो भी डायबिटीज हो रहे हैं, उनमें भी डायबिटीज हो रहे हैं, मधुमेह, डायबिटीज ऐसे रोग हो रहे हैं। बच्चों में मोटापा का मुख्य कारण है अतिपोषण, अतिपोषण, अल्प पोषण, पोषणहीन या इनमें से कोई नहीं। देखो अल्प पोषण तो उसमें पोषण की कमी है, तो इसमें मोटापा कहाँ से होगा? पोषणहीन, पोषणहीन तो बिल्कुल ही पोषण नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इसमें क्या होगा? अति पोषण। किसी चीज की अधिकता, अति, अति का मतलब क्या है? ज्यादा, अति हो गई किसी चीज की तो क्या होगा? मोटापा ही होगा, बीमारी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना के फलस्वरूप, फलस्वरूप कौन से कदम उठाए गए? विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना के फलस्वरूप क्या कार्य किए गए सरकार द्वारा? विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आई है, इसलिए बच्चों के प्रोत्साहन में कमी आई है, इसलिए भोजन दोपहर का दिए जाने लगा। बच्चों के कुपोषण के मामले बढ़ गए, इसलिए बच्चों को भोजन देने जाने लगा दोपहर का। बच्चों के एकाग्रता चित्तता घट गई, इसलिए दोपहर का भोजन देने लगी सरकार। इसका कारण क्या? जो दोपहर में भोजन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में देती है सरकार, तो इसका क्या कारण है ये बताना, किस किस वजह से सरकार जो है भोजन प्रोवाइड कराने लगी? तो इसमें आई है ऑप्शन में, विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आई है, इसलिए दोपहर का भोजन दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो मजदूर और निम्न वर्ग के लोग थे तो वो बच्चों से कार्य करवाते थे, इतना खाने की उनकी व्यवस्था थी नहीं, लंच ले नहीं जा पाते थे, खाने जब उनको भूख लगती तो कहाँ खाए, तो इसलिए वो पलायन हो जाते थे, मतलब स्कूल से भाग जाते थे, छुट्टी में चले जाते थे या स्कूल ही नहीं जाते थे। तो इस वजह से भोजन, दोपहर का भोजन दिया जाने लगा, तो बच्चे में एडमिशन भी बहुत हुए और बच्चे भी बहुत आने लगे और अच्छी दर में बच्चे जाने भी लगे स्कूल, लड़के लड़कियां सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण वस्त्र पहनने से संबंधित नहीं है? देखो ये भी नहीं आ गया ना। निम्न में से कौन सा कारण वस्त्र पहनने से संबंधित नहीं है? मर्यादा, सुरक्षा, दिखावा, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो कौन सा इसमें नहीं है? दिखावा। बाकी तो सब वस्त्र पहनने से देखो मर्यादा भी अपनी बनी रहती है, सुरक्षा तो रहती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है। सहसा अवस्था में, सहसा अवस्था में, सहसा अवस्था सहसव काल से है। कौन से काल से? सहसव काल से। सहसा, सहसा अवस्था, सहसा अवस्था, ठीक है। सहसा अवस्था के बच्चों के लिए किस प्रकार के वस्त्र सर्वाधिक मात्रा में होना चाहिए? किस अवस्था में होना चाहिए? कमीज व पैंट, कमीजे व डायपर्स, शर्ट पैंट, इनमें से कोई नहीं। देखो कमीजे व पैंट, बच्चे जो सहसव काल में है तो पैंट उनको टाइट टाइट तो पहनाएंगे नहीं, कमीज तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन पैंट उनको पहनाएंगे उनको कितनी दिक्कत होगी। कमीजे व डायपर्स, पैंट व शर्ट, पैंट शर्ट भी बच्चों को दिक्कत होगी, परेशानी, क्योंकि बच्चा खेलता है, हाथ पैर पटकता है ना, तो उसमें क्या है कि वो अपनी गतिविधि, शारीरिक गतिविधि करने में उसको दिक्कत होती है, तो उसके लिए ढीले ढाले कपड़े, गले चौड़े गले वाले पहनाने चाहिए। तो कौन होगा ऑप्शन? कमीजे व डायपर, क्योंकि बच्चा जल्दी जल्दी पोटी सूसो भी करता है ना, तो उसके लिए ढीले ढाले कमीजे व डायपर्स होने चाहिए। इनमें से किस आयु वर्ग के बच्चे को टॉडलर कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में, देखो टॉडलर, टॉडलर कहा जाता है किस आयु वर्ग के बच्चे को? किस आयु वर्ग के बच्चे को कहा जाता है? जन्म के 1 वर्ष, जन्म के 6 माह, जन्म 1 वर्ष से 2 वर्ष या 1 वर्ष से 4 वर्ष। तो क्या होगा ऑप्शन में? 1 वर्ष से 2 वर्ष। टॉडलर आप समझ रहे हैं, टॉडलर वो है जो 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं, 1 से 2 वर्ष, 2 साल के, वो बच्चे क्या उछल कूद करते हैं, और कोई बच्चे मतलब चलना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भागने लगते हैं, खेलते हैं, उनकी शारीरिक गतिविधियां, मतलब शारीरिक गतिविधियां बहुत तेजी से होती हैं, वो खेलने कूदने भागने दौड़ने में इतना ज्यादा सक्रिय होते हैं कि उनको क्या कहते हैं, टॉडलर कहा जाता है। इसलिए कि क्योंकि वो ना, उनको कपड़े भी ऐसे ही पहनाए जाते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो, खेलने में दिक्कत, वो बहुत ज्यादा, ये तो है नहीं कि उनके सहसा अवस्था है कि उनको बस पड़े रहेंगे, हो गया, तो टॉडलर अवस्था कहा गई। 1 से 2 वर्ष की अवस्था टॉडलर अवस्था, टॉडलर आयु कहा गया है, ठीक है। चलिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वस्त्रों में आवश्यकता है, आवश्यक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वस्त्रों में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कपड़े आरामदेह होना चाहिए, पहनने या उतारने में सुविधाजनक होने चाहिए, वेस्टर्न की सिलाई मजबूत होनी चाहिए, या उपर्युक्त सभी? तो बताइए क्या होना चाहिए? देखो इसमें होगा उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कपड़े आरामदेह होगा तो उनको दिक्कत नहीं होगी, पहने बहुत टाइट कपड़े होंगे तो उनको दिक्कत होगी, मैंने पहले ही बता दिया, उनको दिक्कत होगी हाथ पैर चलाने में।
और पहनने उतारने में सुविधा हो, उनको टाइट नहीं होना चाहिए, कसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा फिट भी नहीं होना चाहिए बच्चे को। इसलिए बच्चे को अगर 1 साल का बच्चा है तो 2 साल मान के चलते हैं, बच्चे को थोड़ा कपड़ा बड़ा लेते हैं, क्योंकि वो आसानी से पहन सके, आसानी से उतार सके। और बच्चे को इतनी जल्दी, ये नहीं कि बच्चे देखो इतनी जल्दी उनके विकास की गति होती है कि बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और क्रियाशीलता भी बहुत होती है। और इनकी सिलाई भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो गांठों के बल जैसे बैया बैया चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, या पेट के बल खिसकते हैं, तो बच्चे क्या है, कपड़ा जो है अगर मजबूत नहीं होगा तो घिसक के फट जाएगा, बिल्कुल एकदम से टूट जाएगा। तो ये भी सही होना चाहिए। तो ऊपर तो सभी होगा। किशोरावस्था के बच्चे अपने वस्त्रों के मामले में प्रमुख रूप से ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? उनकी गुणवत्ता एवं बुनावट पर, पोशाक के प्रमुख कपड़े पर, आधुनिक डिजाइन एवं फैशन पर, कपड़े की आरामदेयता पर। देखो ये गुणवत्ता तो देखते नहीं है, फैशन देखते हैं, क्योंकि किशोरावस्था क्या है, फैशनेबल अवस्था होती है ना। तो आधुनिक डिजाइन एवं फैशन पर ये इस पे जाते हैं किशोर। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय पूर्व बच्चों के वस्त्रों की विशेषताओं में शामिल है? विद्यालय पूर्व, इसमें क्या पूछा है? विद्यालय पूर्व। देखो विद्यालय पूर्व, विद्यालय जाने से पहले, मतलब 1 से 5 साल के बच्चे के बारे में पूछा है। विशेषताओं में शामिल है रख रखाव में आसान, डिजाइन में आकर्षक रंग वाले, प्रयोग में टिकाऊ, उपरयुक्त सभी। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया है अगले क्वेश्चन में, तो उपरयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लागू करने का आशय है। क्यों लागू किया गया यूनिफॉर्म? बच्चों में सामाजिक व आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए, बच्चों को वस्त्रों के प्रति सचेत करना, बच्चों द्वारा विद्यालयों के विकास में मदद दिलाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चों में सामाजिक व आर्थिक समानता बनाए रखना। क्योंकि बच्चे जब एक जैसा ड्रेस पहनेंगे तो किसी को हीन भावना के वो शिकार नहीं होंगे, मतलब अपने आप को बहुत वो नहीं फील करेंगे। जो उसमें देखो स्कूल में बड़े अच्छे घर के, निम्न आयु वर्ग के, सभी सभी तबके के बच्चे आते हैं। तो जब समान तरह से ड्रेस होगा, समान तरह से देखो कापी किताब भी वही चलती है, जो एक बच्चा पढ़ेगा, जो अच्छे घर का वही निम्न वाला भी पढ़ेगा। तो समानता को दिखाने के लिए ये सब यूनिफॉर्म ड्रेस लागू किए गए। चलिए, खुद के वस्त्र पहनना छोटे बच्चों में किस भावना को विकसित करता है? खुद के वस्त्र पहनना छोटे बच्चों में किस भावना को विकसित करता है? कार्य करने की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता, माता को सहयोग, वस्त्र के प्रति लगाव। तो वस्त्र के प्रति तो देखो लगाव होता है। ये कार्य करने के प्रति इतना शौकीन तो होते नहीं बच्चे की, कार्य करने में इतने बचपन से ही इतनी ज्यादा उनमें कार्य करने का लगाव हो जाएगा कि कार्य करेंगे। माता को सहयोग, चलो ये तो मान सकते हैं कि माँ बिजी है, बच्चे को कपड़े नहीं पहना पा रही, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा। ऑप्शन होगा आत्मनिर्भरता। देखो आत्मनिर्भरता ये भावना दिखाती है। जैसे हम मेजर करते हैं कि बच्चा अपने, कोई भी बच्चा है, जैसे मान लो 2-2.5 साल 5 साल का है, स्कूल पूर्व बच्चा है, वो अगर अपना कार्य खुद कर रहा है तो उसमें एक ये देखने को मिलता है कि वो आत्मनिर्भर, अभी बचपन से उसके अंदर कितनी मेच्योरिटी है कि अपना काम खुद करने के लिए इतना मतलब बेतावला कि खुद ही कर ले। मम्मी के पहना मैं खुद, अपने कपड़े खुद से ही पहन लूंगा अपने आप। तो उसमें आत्म भावना की जो है निर्भरता विकसित होती है। तो 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टोडलर अवस्था के बच्चों के लिए अनिवार्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा टोडलर अवस्था के बच्चों के लिए अनिवार्य होता है? टोडलर अवस्था मैंने बता ही दिया, 1 से 2 वर्ष। 1 से 2 वर्ष अवस्था क्या होती है? टोडलर अवस्था। तो इसमें क्या है? जूते, मोजे या चप्पल, रंगीन चुस्त पैंट व कमीज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रंगीन चुस्त, वो भी चुस्त, देखो चुस्त शब्द को पॉइंट करो, चुस्त पैंट तो होगा नहीं। पीछे से खुला कमीज, झालर युक्त भी नहीं होगा। झालर युक्त कपड़े होंगे तो बच्चे को चलने में, खेलने में, कूदने में दिक्कत होगी, गिरने का दिक्कत होगा, है ना, कपड़े भी फटेंगे तो ये भी दिक्कत होगी। तो ये है नहीं, इसमें 2 ऑप्शन का दिया नहीं है कोई। तो इसमें क्या होगा? जूते, मोजे या चप्पल। क्यों? क्योंकि जूते, मोजे, चप्पल, देखो बच्चों के आपने जूते ध्यान दिए होंगे, मोटे रहते हैं, नीचे से गद्दीदार, आगे से भी मोटे रहते हैं, क्योंकि वो खेलते कूदते दौड़ते हैं तो गिरे तो ताकि उनमें लगे ना, चोट ना लगे, इसलिए होता है ऐसे जूते, चप्पल, मोजे। ऑप्शन में यही दिया गया है। पीछे से खुला कमीज ये नहीं लगाना आप लोग, क्यों? क्योंकि देखो पीछे से ये सहसा अवस्था में होता है, और इसमें टोडलर अवस्था पूछा है 1 से 2 वर्ष। तो चलिए, हमारी क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।